डॉक्टर होना एक पेशा ही नहीं बल्कि समाज के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। या यूं कहिए कि डॉक्टर हमारे लिए ऐसे भगवान हैं जो जरूरत के वक्त हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे बीच जीवन को बचाने की शक्ति के साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन कई बार हकीकत हमारे सामने कुछ अलग रूप में पेश आती है। जीवन के रक्षक ही जब लापरवाही करके जीवन के भक्षक बन जाते हैं, तब मरीज किससे शिकायत करे, और शिकायत करे भी तो क्या उसके नुकसान की भरपाई हो सकती है? क्या हर मरीज को शिकायत करने का मौका मिलता भी है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की हकीकत के इस एपिसोड में। अरे राम भाऊ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पेड़े लेकर आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपको लड़का हुआ है। हे आई आप अपनी पत्नी और बेटे को जाकर मिल सकते हैं वार्ड में। खरं आई मला मुलगा झाला। अरे ये ना आई लवकर ये। अरे कुठे आहे माझा बाळा? अरे दे दे दे, अरे मला दे माझा बाळा। आई तू आजी झाली। मैं राम भाऊ आत्माराम पाटनकर, मेरी आई, मेरी पत्नी रत्ना और अब मेरा बच्चा भी, यही मेरा परिवार है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार के लिए मुझसे जो हो सके करूं, और चाहता हूं कि मेरा ये सपना ही मेरी हकीकत बने। रत्ना, कैसी है तू? अच्छी हूँ। बाला कैसा है? देखिए ना। मैंने तो बाला का नाम भी सोच रखा है, विट्ठल राव। काहेगा आई कुछ भी बोलती है तू? विट्ठल राव। अरे मेरा बाड़ा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो ये नाव कैसा लगेगा? डॉक्टर विट्ठल राव। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे बाड़ा का नाम तो दीपक या अशोक ऐसा कुछ होना चाहिए, एकदम मॉडर्न। रत्ना, मैंने तेरे को कितनी बार कहा बाला को ढाक के रखा कर। 100 लोग अस्पताल में आते हैं, किसी की नजर लग गई तो? नहीं गाई, कुछ नहीं लगती नजर वजर। मेरी तो समझ में नहीं आता अस्पताल में क्यों आए। मेरे तो 4 बच्चे हुए, वो भी घर में ही। आई, अस्पताल में अगर कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत डॉक्टरों की मदद मिल सकती है। आए भी तो क्या सरकारी अस्पताल में। आई, सरकारी अस्पताल भी तो अच्छे ही होते हैं, और फिर मैं भी तो सरकारी कर्मचारी हूँ। अगर मैं सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ है ना? अरे लाला, अरे मेरे बाड़ा को मेरे को दे। आजा आजा, ओले मेरा बाड़ा है ना? ठीक ठाक तो मेरे विट्ठल की वजह से हुआ है। तो ठीक है आई, तब फिर इलाज का सारा पैसा सरकारी अस्पताल को देने की बजाय तेरे विठोबा को दे देते हैं, है ना? चल, कुछ भी कहता है। और नहीं तो क्या, है ना? मैं सही। रत्ना देखना, अपना बाड़ा भी तेरी तरह कैसे पेट पर हाथ रख के लेटता है। आई कह रही थी बाड़ा मुझ पर ही गया है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही थी। अगर ये तुझ पर नहीं जाएगा तो फिर बड़ा होकर तेरे जैसा समझदार कैसे बनेगा? क्यों, आप समझदार नहीं हो क्या? रत्ना देख, अब हम लोग 2 से 3 हो गए, हम लोग के खर्चे भी बढ़ेंगे। मेरे को लगता है मेरे को नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। आप चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवा लूं। ऑपरेशन बोले तो? नसबंदी। नसबंदी? पर काहे को? रत्ना, बाड़ा के बाद हम लोग दूसरा बच्चा भी तो पैदा। ये बात नहीं है। देखिए, आजकल परिवार में एक बच्चे का होना ही उचित होता है, और फिर स्कूल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही रहती है। वैसे भी यहाँ कुछ दिन तो रहना ही है, तो साथ साथ ये भी करवा लेते हैं, वापस आना नहीं पड़ेगा। रत्ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, तेरे को जैसा ठीक लगता है वैसा कर। मैं ठीक ही सोच रही हूँ। पर आई का क्या करेंगे? मैं उन्हें मना लूंगी, वो मान जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं। मुझे 2 और बाला चाहिए, 2। नहीं आई, आप मान लीजिए ना हमारी बात, हम ठीक कह रहे हैं आपको। आई 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 सुन तो देख, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है ना, हाँ? और 2-3 बच्चे हो गए तो कैसा उनका मैं पेट भरेगा? ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हैं तो तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है।
अगले दिन रत्ना ने राम भाव के साथ जाकर डॉक्टर स्मिता से स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाने की इच्छा बताई। ये तो अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है। देखा जाए तो उसे ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है। मैं आप लोगों की डिसीजन की कद्र करती हूँ। गुड डिसीजन रत्ना बाई। 13 जुलाई 1963 के दिन डॉक्टर स्मिता ने रत्नाबाई का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन को कामयाब बताते हुए अगले ही दिन रत्नाबाई को डॉक्टर स्मिता ने अस्पताल से घर जाने की अनुमति भी दे दी। रत्ना, बाला सो गए क्या? हाँ। आज पाटंगर पुणे जा रहा था। मैंने उसे कह दिया है ये खुशखबरी तेरे भाई को बता दे। आई सुबह से ही मिल में गए हैं, शाम हो गई अब तक नहीं है वापस। धना जी के यहाँ बैठा होगा बातें करते। मैं बुला कर लाती हूँ। ये लो आ गया। बैठ, मैं पानी लाती हूँ। क्या हुआ मिल की मीटिंग में? कुछ नहीं। यूनियन लीडर ने मिल मालिक से कहा है कि जब तक मजदूरों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता तब तक काम बंद ही रहेगा। और अब तो गन्ना देने वाले किसान भी हड़ताल से जुड़ गए। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सब। वैसे भी मिल में काम करके कितना मिलता है। आप कुछ दिन मेरे भाई के यहाँ पूना चले जाओ ना, वहाँ इलेक्ट्रिक का काम सीख लेना, फिर यहाँ आकर छोटी मोटी दुकान खोल देना। कहे तो तू ठीक ही रही है। आई क्या हुआ? रत्ना, सुबह से पेट में दर्द हो रहा था। अस्पताल से घर आने के बाद रत्नाबाई के पेट में अचानक दर्द हुआ। इस दर्द को डिलीवरी के बाद होने वाला सामान्य दर्द समझकर घरेलू इलाज किए गए, जो बेअसर रहे। दर्द के बढ़ते घर का वातावरण बच्चे के जन्म की खुशी से रत्ना के दर्द की चिंता में बदल गया। सुबह होते ही रामभाव अस्पताल पहुंचे। मैं इस पैस्टनो की टैबलेट्स दे रही हूँ। पानी के साथ दिन में 2 बार दे देना। पेट दर्द की गोलियां हैं और कल आके मुझे दिखा जाना। रामभाऊ, तुम्हारा पहला बच्चा है। अपनी पत्नी का खास ख्याल रखना, ओके? आए, बाड़ा को दूध पिलाना होगा ना? नको नको, अभी मत जगा। अभी तो दवाई खा के सोई है बेचारी। हाँ आई, रात भर दर्द के मारे तड़प रही थी। वो डॉक्टर क्या बोली? कुछ भी नहीं आई, फकत पेट दर्द की दवाई दी है। कल फिर बुलाया मिलने को। रत्नाबाई को अगली सुबह ही दोबारा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर स्मिता की जांच करने के बावजूद भी जब दर्द की वजह का पता नहीं चल पाया, तब रत्नाबाई की चिंता बढ़ गई। पर रामभाव उसे दिलासा देते रहे। मैं हूं ना तेरे साथ, ठीक हो जाएगी तू, हो जाएगी ठीक। हाँ? नहीं, मैं क्या बोला? नहीं रोती, नहीं, ऐसा नहीं करना। आई बहुत कहाँ जाना? डॉक्टर को बोलवाओ। हाँ, आई मैं बुला के लाता, डॉक्टर स्मिता को बुला के लाता, घाबरो नको, मैं बुलाता। मुझे सहन नहीं हो रहा। डॉक्टर स्मिता कहाँ है मालूम है क्या? पता नहीं। डॉक्टर स्मिता कहाँ है मालूम है? अरे सांगितलं ना, ऑपरेशन मध्ये आहे, 2 घंटे बाद मिलेगी। मेरी औरत रत्ना के पेट में दर्द है। अरे तुमने डॉक्टर सिंधे को बोला ना, वो देखेगा। डॉक्टर शिंदे अपने कमरे में नहीं है। मेरी औरत रत्ना के पेट में पिछले 2 दिन से दर्द है और तुम किसी को कुछ पड़े ही नहीं है। कहीं तो इधर जाओ उधर जाओ, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। अरे राम भाऊ क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर दीवान आप? हाँ बोलो क्या बात है? डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। मेरी औरत रत्ना। अस्पताल में रामभाव की मुलाकात उनकी पुरानी पहचान के डॉक्टर दीवान से हुई। रामभाव ने डॉक्टर दीवान को अपनी परेशानियां बताते हुए मदद मांगी। डॉक्टर दीवान गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं थे, फिर भी उन्होंने रत्ना को होने वाले दर्द को गंभीरता से लेकर डॉक्टर स्मिता को ये सलाह दी कि वो रत्नाबाई का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन रीओपन करके देखे। आप लोगों को एक बार समझाया, आपकी समझ में नहीं आता। बार बार परेशान करने के लिए चले आते हैं। देखिए, मैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। डिलीवरी और स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और ये डॉक्टर दीवान, ये मुझे क्या समझाएंगे? क्या हुआ मैम? डॉक्टर दीवान फिर से कुछ सिखाने लग गया है? हाँ, मुझसे कह रहे थे कि रत्नाबाई का ऑपरेशन फिर से ओपन करके देखूं,
शायद दर्द की कोई वजह मिल जाए। भाई उन्हें लगता है कि मानव सेवा उन्हीं को आती है। शिंदे जी, आप तो मेडिकल ऑफिसर है ना, डॉक्टर दीवान को क्यों नहीं समझाते कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना क्या करें? आप जाइए यहाँ से, आपके अलावा हमें और भी बहुत से काम है। 1-2 दिन में दर्द ठीक नहीं हुआ तो देखेंगे, अभी आप जाइए। जाइए ना। लेकिन रामभाव इस तरह शांत होने वालों में से नहीं थे। आप बेवजह बात को बढ़ा चढ़ा रहे हैं डॉक्टर दीवान। आई एम नॉट ए ट्रेनी। मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, रत्नाबाई को अगर कुछ होगा तो बात जरूर बढ़ जाएगी। एनीवे, रत्नाबाई के ऑपरेशन को रीओपन करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ रहें ताकि उसके दर्द की सही वजह मालूम हो सके। रिमेंबर वन थिंग, हम लोग डॉक्टर हैं। वी कांट प्ले विद एनीबॉडीज लाइफ, अंडरस्टैंड? 19 जुलाई 1963 के दिन आखिरकार रत्नाबाई का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन रीओपन किया गया। जैसा कि डॉक्टर दीवान को शक था, रत्नाबाई के दर्द की वजह उसी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन में हुई गलती थी। दरअसल डॉक्टर स्मिता के हाथों ऑपरेशन करते वक्त एक मॉप, जिसे ऑपरेशन के दौरान खून साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रत्नाबाई के पेट में रह गया था। 6 दिनों तक मॉप के पेट में रहने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। शर्मा जी, आपको डॉक्टर स्मिता, ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से एक मॉप पाया गया। मॉप। आपको डॉक्टर की डिग्री जिंदगी अब बचाने के लिए दी जाती है, ना ही उसे बर्बाद करने के लिए। और ये कोई पहला मामला नहीं है आपके खिलाफ। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो इस हॉस्पिटल के डीन होने के नाते मैं आप पर एक्शन ले सकता हूं। अंडरस्टैंड? जाइए आप लोग, प्लीज गो। हाँ डॉक्टर दीवान, इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, पेट में पस बहुत फैल चुका था। रत्नाबाई की रिकवरी जो मुश्किल थी, कुछ ही दिनों में नामुमकिन बन गई। डॉक्टर दीवान की अनगिनत कोशिशों के बावजूद 24 जुलाई 1963 के दिन रत्नाबाई का देहांत हो गया। जिस सरकारी अस्पताल पर रत्नाबाई को इतना विश्वास था, वहीं पर उन्हें अपनी जिंदगी खोनी पड़ी। रामभाव ने अपनी पत्नी, आई ने अपनी बहू और 14 दिन के शिशु ने अपनी मां को खोया था। और अब इन सबका एक ऐसा जीवन शुरू होने जा रहा था जिसकी इनमें से किसी ने कभी कोई कल्पना नहीं की थी। कितना भला आदमी है रत्ना का भाई। वो अगर तुझे 8 महीने पूना में ना रखता और ये इलेक्ट्रिक का काम ना सिखाता तो खैर, अब धनाजी का कर्जा चुका दिया तो मन को शांति मिल जाएगी। नहीं आई, धनाजी का कर्जा चुकाने से मन को शांति नहीं मिलने वाली। उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा काम करने का है। जब हमारे पास अपने पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना आई, तब मैं कोर्ट जाऊंगा रत्ना के साथ हुए हादसे का न्याय मांगने। आई, मैं रत्ना को भूला नहीं हूं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. लेकिन सर, मैंने वही कहा जो सच है। आपने जो कुछ कहा वो सच जरूर था डॉक्टर दीवान, लेकिन वो सही नहीं था।
एक डॉक्टर होने के नाते आपको इस हॉस्पिटल के बारे में सोचना चाहिए था। सर, हॉस्पिटल मरीजों के लिए है और एक डॉक्टर होने के नाते मरीज मेरे लिए पहले हैं। सर, यहीं पर नहीं, जब जब और जहां जहां मुझसे पूछा जाएगा मैं वही कहूंगा जो सच है। सर अब क्या किया जाए? इस हॉस्पिटल के और हमारी इज्जत बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर शिंदे। यू मीन टू से ट्रांसफर? एग्जैक्टली। सर, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। आखिर ये मेरे करियर का सवाल है। लेकिन इस बार डॉक्टर स्मिता थोड़ी होशियारी से। यस सर। डॉक्टर स्मिता ने वैसा ही किया। केस पेपर्स बदल दिए गए। डॉक्टर स्मिता ने स्टे लेकर प्रैक्टिस जारी रखी और पूरी तैयारी के साथ हाई कोर्ट में अपील की। इस सब से रामभाव की चिंता बढ़ने लगी। इस दौरान डॉक्टर दीवान का भी तबादला कर दिया गया। केस की सुनवाई की तारीख, रामभाव की समस्याएं और बाला की उम्र बढ़ती जा रही थी। अदालत में रामभाव की बाजू कमजोर पड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने पेश की दलीलों और सबूतों का जवाब देना रामभाव की क्षमता से बाहर था। न्याय की लड़ाई में अकेले पड़ चुके रामभाव की आवाज अदालत में लगभग बेअसर बन चुकी थी। रत्नाबाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रामभाव हॉस्पिटल से लेकर ही नहीं आए थे और ना ही इसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर ने कोई भी लापरवाही नहीं की है। मॉप का किसी मरीज के पेट में रह जाना यह साबित नहीं करता कि इसी वजह से मरीज की मौत हुई है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी व्यक्ति या सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए इस मामले को अदालत यही खारिज करती है। हाईकोर्ट ने जनवरी 1977 में अपना फैसला सुनाया और इस बार रामभाव के दुर्भाग्यवश बाजी डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर शिंदे और डॉक्टर सावंत के हाथ लग गई। देख पांड्या, तेरा खेत तो गांव के बाहर है और खेत में कुआं भी नहीं है। पाटिल खरीदने को तैयार है पर सिर्फ 16,000 रुपए देगा। ठीक है धनाजी, मैं दस्तखत कर देता हूँ, मैं बेच देता हूँ, जो भी मिले। वैसे भी अब हम लोग वहाँ खेती तो करते नहीं है। बस कर बंड्या, पहले हम बहुत कुछ गवा चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की जिद ठीक नहीं है। आए, जिन लोगों की वजह से रत्ना हमसे दूर हो गई है उन लोगों को सजा तो दिलवानी पड़ेगी ना, नहीं तो न जाने कितनी रत्नाएं ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में। तू धनाजी, अब तू ही इसे समझा। पांड्या, काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। सालों से तू कोर्ट में लड़ रहा है, तेरा पैसा समय सब बर्बाद हो रहा है। धनाजी, जब तुम घर जाओगे ना तो तुम्हें भरोसा है कि वहीनी घर पर मिलेगी, लेकिन ऐसा सोचकर देखो, जब तुम घर जाओ और वहीनी तुम्हें घर पर ना मिले और उसके बाद तुम उसे कभी ना देख पाओ, तब मेरा न्याय के लिए लड़ना शायद तुम्हें सही लगेगा। रामभाव का न्याय पाने का जुनून फिर भी बरकरार था। कई तकलीफों के बावजूद उन्होंने दिल्ली तक जाकर भी सितंबर 1978 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को दर्ज किया। कोर्ट ने मान लिया है कि अस्पताल ने केस पेपर्स में प्रिस्क्रिप्शन को मिटाकर वापस लिखे गए हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठी सबमिट की गई है। मैंने कोर्ट से ये भी कह दिया है कि डॉक्टर दीवान जो इस वक्त अमेरिका में है, मैं उनका रिटर्न स्टेटमेंट भी पेश कर सकता हूँ। रामभाव हॉस्पिटल से उनका एड्रेस निकाल कर उन्हें लेटर लिखना होगा और याद रहे, अगली सुनवाई तक उनका जवाब हमें मिल जाना चाहिए। अगली सुनवाई कब है? 21 मार्च को, यानी 6 महीने बाद। जी नमस्ते। इसी तरह रामभाव को अदालत से कभी 6, कभी 4 तो कभी 8 महीने की तारीखें मिलती रहीं। वक्त बीतता जा रहा था। बाबा बाबा बाबा, मैं बैंक के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया और अगले महीने की 1 तारीख को मुझे शहर जाना होगा। ये देखो बाबा। लेकिन बेटा, अगले महीने की 1 तारीख को तो कोर्ट में सुनवाई है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। बाबा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही शहर चला जाऊंगा। जा जा, तू वहाँ भी पास हो जाएगा। जा अपने माँ के पैर पड़। जी जी आया।
माँ, आज मैं उसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन गया हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभा सकूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 1996 के दिन रामभाव के पक्ष में फैसला सुनाया। मामले की सही जांच से ये साबित होता है कि रत्नाबाई की मौत उनके पेट में ऑपरेशन के दौरान मॉप के रह जाने की वजह से हुई थी। अदालत डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर शिंदे और डॉक्टर सावंत को डॉक्टरी सेवाओं से निलंबित करती है और सरकारी अस्पताल को 36,000 रुपये रामभाव आत्माराम पाटनकर को मुआवजा चुकाने का हुक्म देती है। ये फैसला कोर्ट ने रत्नाबाई की मौत के 33 साल 5 महीनों बाद सुनाया। इतने लंबे अरसे के बाद रामभाव को न्याय मिला और 36,000 रुपये मुआवजा भी। हम सबके लिए ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन न्याय पाने की जीत रामभाव के लिए क्या थी, ये शायद रामभाव के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। बाबा, बाबा हम केस जीत गए बाबा। हाँ बड़ा, हम जीत गए। देर जरूर लगी पर जीता मैं ही। भाड़ा, अब मैं ऊपर जाकर रत्ना से और आई से कहूँगा कि मैं न्याय पाकर आया हूँ। मैंने गुनहगारों को सजा दिलवाई है। मैं रामभाव आत्माराम पाटनकर, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा सपना था कि मैं अपने परिवार के लिए जो हो सके करूँ। जो रत्ना के जीते जी तो न कर सका, लेकिन शायद उसके बाद तो जरूर कर पाया हूँ। यही मेरी हकीकत है। रत्नाबाई ने डॉक्टरों की गलती की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी खोई और उनके पति रामभाव ने न्याय पाने के लिए अदालतों में अपनी जिंदगी बिता दी। क्या इस तरीके की दुर्घटना और अन्याय से अपने आप को बचाकर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या हमारे सिस्टम को बहुत जल्द, बहुत सख्त तरीके से बदलने की जरूरत नहीं है? आप क्या सोचते हैं? मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। हमारा जी वो हम। बोलिए, कौन है आप लोग? बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। कौन थे वो लोग? अच्छा, वो हमारे आदमी है मैडम। जब हमें पता चला कि आप गांव में आ रही हैं तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगवा दिए थे। हाँ, नक्सल एरिया है मैडम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर आप 2 जवान औरतें, बहनें, आपकी हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। वैसे मैडम डोंट माइंड, आपके पति ने मुझ पर गोली चलाई थी, पर मेरे दिल में आपके खिलाफ कुछ नहीं है, ना ही आपके पति के खिलाफ। हाँ, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे और शायद आपके पति अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी ही सब कुछ है। क्यों साहूकार साहब जी? ड्यूटी जी 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 हाँ, जी हाँ, बस कर्म करना है और क्या। हाँ? जी मैं इस गांव का एक छोटा सा किसान हूँ, गणेशन। हो, तो आप हैं गणेशन। वो टेलीफोन पर धमकियां, वो श्रीधर को पिटवाने की कोशिशें। पर लगता है कि आप भी कहेंगे कि आप भी श्रीधर को जानते ही नहीं थे। अम्मा, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो एक ही श्रीधर को जानता हूँ और वो थे मेरे ससुर, पर 3 साल वे परलोक सिधार गए। सच्ची। थॉमस, मंजुला,
यही श्रीधर को मरवाना चाहता था। बिना सबूत के इल्जाम लगा रही हैं आप मैडम। इंस्पेक्टर वैल्यू, आपकी एफआईआर कहती है कि आपकी वो सो कॉल्ड इनकाउंटर 10 जनवरी को हुई, जबकि कुछ अखबारों का कहना है कि श्रीधर को 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अखबारों में छपने से झूठ सच नहीं हो जाता। अगर आपको वाकई सच्चाई जाननी है तो एफआईआर पढ़िए ठीक से, गांव वालों के बयान पढ़िए, जिनकी आंखों के सामने वो श्रीधर ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। पढ़िए। मेरे पति पर गोली किसने चलाई थी? आपने? पुलिस फोर्स एक है मैडम, किसकी बंदूक से गोली चली कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटी इज ड्यूटी। मैं नहीं मानती, इट्स इम्पॉसिबल। और फर्ज कीजिए कि गोली चलाई भी होती तो आपकी जवाबी फायरिंग पैरों पर होनी चाहिए थी। आपके पुलिस मैनुअल्स तो यही कहते हैं ना? हम भी पैरों पे ही चलाते हैं। किसी को मारने में हमें मजा नहीं आता। हम भी बाल बच्चों वाले आदमी हैं। शुक्रवार का उपवास रखता हूं। हाँ। पर नक्सल श्रीधर बैठकर गोली चला रहा था। बैठकर। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ऐसे। हाँ, ये ऐसे यहाँ बिल्कुल नीचे बैठ के ऐसे ऐसे गोली चला रहा था। और ऐसे ही भागते भागते गोली भी चला रहे थे। आपका ही एफआईआर रिपोर्ट कहता है कि गोली भागते समय लगी। क्यों इंस्पेक्टर? हाँ हाँ हाँ, बैठते बैठते भाग रहे थे, भागते भागते बैठ रहे थे। ये सब विदेशी मुल्कों में ट्रेनिंग मिलती है। झूठ है ये सब, सर झूठ है। गांव वालों का बयान भी झूठ है और आपकी एफआईआर रिपोर्ट भी झूठ है। 2 गोलियां, एक सीने में और दूसरी पीठ पर। समझते क्या है आप लोग कानून को? कुछ भी कर सकते हैं। मुझे शिवा से मिलना है, वही सब सच सच बताएगा। क्यों? शिवा से क्यों मिलना है? ये बयान है उसका, पढ़िए। ये लीजिए। झूठ है ये सब, मुझे कुछ नहीं पढ़ना। मैं उसी से जाकर मिलना चाहती हूँ। मैडम, ये नौटंकी नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मैं जानती हूँ कि ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर वेलू ने वंदना और फैक्ट फाइंडिंग टीम को शिवा से मिलने से काफ़ी रोका और बहाने बनाए, पर वंदना वकालत पढ़ती थी और कानूनी दावपेच से वाकिफ थी। उसने मर्दनहली आने से पहले ही कोर्ट से शिवा से मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। उन लोगों ने बहुत मारा, बहुत धमकियां भी दी। अगर मैं उनके साथ नहीं दूंगा तो वो मेरे माँ बाप को जिंदा जला देंगे। किसने धमकियां दी तुम्हें? बताओ शिवा। नक्सलों ने, श्रीधर और उसके साथियों ने। दस जनवरी को जब हम खाना खा रहे थे घर के अंदर, तो लोग आए और खाना मांगे। शिवा ही वंदना की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए शिवा के इस झूठे बयान और कायरता से वंदना पूरी तरह हताश हो गई। अब वो वापस चेन्नई जाना चाहती थी। वंदना, हमारी मदद कर सकते हैं तो सिर्फ गांव के लोग। हम उन सभी जगहों पे जाएंगे जहां श्रीधर काम करता था। वंदना, हमें श्रीधर के हत्यारों को पकड़वाना ही होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, कभी नहीं होगा। पर यहाँ के गांव वालों से फैक्ट फाइंडिंग टीम को आशा की किरण नजर आई। डरे हुए होने के बावजूद ये लोग श्रीधर के लिए अपना प्यार और आदर छुपा नहीं पा रहे थे। इससे फैक्ट फाइंडिंग टीम और खासकर वंदना को काफी प्रोत्साहन मिला। दूसरी तरफ
इंस्पेक्टर वेल्लू ने नक्सलवादियों का साथ देने के झूठे चार्ज पर शिवा के 15 वर्षीय छोटे भाई थम्बी के साथ गांव के 2 और लड़कों को हिरासत में लिया। उठाए गए तीनों लड़के नाबालिग थे, पर फिर भी उन्हें लॉकअप में जानवरों की तरह पीटा गया। रोको 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 साहब रोको। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी क्या हुआ, मदद मलिना? करो। हमारे बच्चे के साथ गांव के 2 बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके गई है। उनने कुछ नहीं किया अम्मा, उनने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो पुलिस पकड़ कर क्यों ले गई? वो साहूकार गणेशन के दरवाजे पे जाके नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे श्रीधरन जिंदाबाद, श्रीधरन अमर रहे, और कोई गलत काम नहीं किया अम्मा। श्रीधरन होते तो जरूर बचा लेते अम्मा, जरूर बचा लेते। वो छोटे से बहुत प्यार करते थे अम्मा, बहुत प्यार करते। श्रीधर अन्ना? कौन श्रीधर अन्ना? आप तो किसी श्रीधर अन्ना को नहीं जानते। हाँ मल्लीनाथ, आपने तो खुद पुलिस को यह बयान दिया है कि श्रीधर आपके घर जबरदस्ती घुस आया बंदूक लेकर, और उसने आप लोगों को धमकी दी। नहीं अम्मा नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, पर इस वक्त हमारे बच्चों को बचा लो, हमसे गलती हो गई। पुलिस वालों से धमकाए जाने के बावजूद गांव वाले फैक्ट फाइंडिंग टीम के पास मदद के लिए इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। सवाल उनके बच्चों की जिंदगी का था। आपको उन बच्चों के अपहरण की कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। बच्चे हैं वो, नक्सल हैं नक्सल। धर्मापुरी में जो 2 बसें चली थी उसमें आपके पति का साथ दिया था इन्होंने। ये गणेशन के घर पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अरे बोलिए ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुलिस पार्टी पे पथराव किया था उन्होंने, जानते हैं आप? बम वम नहीं फेंके, गोलियां नहीं चलाई, भागते भागते बैठते बैठते, और आपकी गोलियों से कोई छलनी नहीं हुआ। ऐसे ही बचाव में इंस्पेक्टर, उन बच्चों का डिटेंशन गैर कानूनी है। वो तीनों ही 15 साल से कम उम्र के हैं। सबके सब 18 साल से ऊपर हैं। मैं सबूत दे सकती हूँ और ये साबित कर सकती हूँ कि आपने और आपके कांस्टेबल्स ने उन्हें यहाँ बंद कर रखा और उनको यातनाएं दी। भारी पड़ेगा इंस्पेक्टर, बहुत भारी पड़ेगा। मैं चलता हूँ। राजन, लड़कों को लेके आओ। इंस्पेक्टर वेल्लू के चंगुल से बच्चों को निकालने के बाद गांव वालों का फैक्ट फाइंडिंग टीम और खासकर वंदना की तरफ नजरिया बदल गया। फिर भी वो डर और दहशत के माहौल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अम्मा, आपने हमारे बच्चों को बचाया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब हमारे बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। पर मेरे पति ने तो गलत काम किया था ना, है ना मल्लीनाथ? आप लोगों के लिए अपनी जान दे दी उसने। यही सबसे बड़ी गलती की श्रीधर ने। खैर वो तो नक्सल था, आप लोगों को डराता धमकाता था। नहीं अम्मा नहीं, अन्ना बहुत अच्छे आदमी थे। आपके पति हम लोगों के लिए तो सब कुछ थे। उन्हें मारा पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा बेटा शिवा उनके पास है। जैसे अन्ना को मारा, उसे भी मार डालेंगे, फिर तंबी को मारेंगे, आपको मारेंगे, सारे गांव को खत्म कर देंगे। कब तक डरते डरते जिएंगे हम लोग? कब तक? अन्ना ठीक कहते थे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गणेशन नहीं, पुलिस वाला नहीं, डर है डर। बताइए इनको सच क्या है? बताइए, बोलते क्यों नहीं? बताइए अब्बा, बताइए। उस दिन पुलिस को जो मैंने बयान दिया था,
वो झूठ था। उस दिन जब पुलिस श्रीधरना, शिवा, बालन और मंसूर को पकड़कर ले जा रही थी, तब छोड़िए! अरे जाओ, पकड़ को लेके जाओ। 3 दिन तक श्रीधरना और शिवा का कोई पता नहीं चला। पुलिस वालों ने हम लोगों को धमकी दे रखी थी, अगर हमने किसी से कुछ कहा या किसी से कोई शिकायत की तो फिर उसके 3 दिन बाद लेके आओ इन बहनों को। देख लो अपने अन्ना की हालत, किसी ने चूं भी की तो बोटी बोटी अलग कर दूंगा। क्या देख रहा? लेके आओ इनको। चल बारात में आया क्या? चल। अन्ना और शिवा को उन लोगों ने बहुत मारा। वो दोनों पानी मांग रहे थे, पर पुलिस वाले ने उन्हें देने से मना कर दिया। अन्ना बहुत अच्छे थे, वो हम लोग के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस वाले ने मार दिया उन्हें भी पुलिस वाले ने। नहीं, हमने मारा है अन्ना को। अन्ना की मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं। अन्ना की मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं। शिवा मेरा बच्चा छोड़ दो, दादा ने चुप है तू, ऐसा रेंगता कीड़ा और तेरे बेटे में इतनी चर्बी। हाँ, जाके पूछ अपनी बीवी से कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं था। मार साले का, मार। छोड़ दूंगा। तेरा बेटा 1-2 साल अंदर रहेगा, फिर बाहर निकल आएगा। हाँ? तू गांव का बड़ा है, इतना तो करूंगा ही मैं तेरे लिए। चल फिर। याद रख तू चुप रहेगा, गांव को भी चुप रखेगा। हाँ? जैसा बोलूंगा वैसा बोलेगा ना? चल खड़ा हो। उठ जा यहाँ से और सीधा गांव चला जा। पीछे मुड़कर भी देखा तो तेरे शिवा के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, इतने। चल। सारी वर्दी खराब कर दी मादर ने। उन्होंने मेरे शिवा को भी बहुत मारा, पर वो हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने सच बोला मुझे सारे काम में दूंगा। गांव वालों के इस भावुक खुलासे के बाद चिदम्मा और मलिनाथ शिवा से दोबारा मिले और उसे सारी सच्चाई बता दी। उनकी बातें सुनकर शिवा टूट गया और उसे अपने झूठे बयान देने पर खूब पछतावा हुआ। वंदना और अपने माता पिता की बहादुरी से हिम्मत पाकर शिवा ने नया एफिडेविट बनवाया। सच्चाई सामने आई। श्रीधर की मौत की भयानक हकीकत को शिवा ने बारीकी से बयान किया। मुझे और अन्ना को अलग अलग कमरों में रखा गया। 3 दिन 3 रात मुझे और अन्ना को बहुत मारा।
और फिर हमारी पट्टी खोली गई। क्या उनको जल्दी पट्टी खोलो इनकी। ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? इसने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मुझे मारो ना। नहीं नहीं अन्ना, अन्ना ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं किया, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे मारो। हिम्मत है तो मुझे मारो ना। मुझे मारो, खाते तो मुझे मार साले, मार साले। इसने कुछ नहीं किया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे मारो। प्रॉब्लम मुझसे है ना, मुझे मारो। इसको क्यों मार रहे हो? तो बेचारा छोटा सा बच्चा है? हाँ, बच्चा है, छोटा है। इसे नहीं मारते, तुझे ही मारते हैं श्रीधर अन्ना। अन्ना तू इतना क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? तुझे नहीं मार रहा हूं, तेरे अन्ना की बात मान रहा हूं। हाँ, पर तू मेरी बात मानेगा बच्चे, चुप रहेगा, बिल्कुल चुप रहेगा, नहीं तो तेरी माँ को नंगा करके पूरे गांव में परेड करवाऊंगा। देखेगा अन्ना को मेरे सामने मार डाला, अब मैं कुछ नहीं कर सका। बुज़दिल हूं मैं। अपने आप को बुज़दिल कभी नहीं कहते शिवा। तुमने सच बोलकर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। तुमने अपने अन्ना का नाम रोशन किया है शिवा। शिवा के खुलासे ने वंदना के पक्ष को और मजबूत किया। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिससे ये साफ साबित हो गया कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही थी। चेन्नई हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल हुई और इंस्पेक्टर वेल्लू तथा 8 कांस्टेबल के खिलाफ एक इंक्वायरी बैठी। केस चल रहा है। वंदना के हौसले बुलंद हैं कि न्याय होगा। आखिरकार न्याय के लिए उसके पति श्रीधर ने अपनी जान की आहुति दी थी। अपने जीवन के आखिरी पल तक श्रीधर ने गांव वालों को सच्चाई और अहिंसा द्वारा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का मार्ग दिखाया था। श्रीधर का ये बलिदान खाली नहीं गया। आज उसी के बताए गए पथ पर मर्दनहली के गरीब और शोषित गांव वाले एक होकर डटकर खड़े हैं। और वंदना श्रीधर के सपनों को साकार कर रही है। कभी नक्सल, कभी चरमपंथी, कभी सेपरेटिस्ट, ये अलग अलग लेबल्स हैं जो अक्सर बेगुनाह लोगों पर लगते हैं और वो लोग सरकारी गोलियों का शिकार बन जाते हैं। दुर्भाग्यवश सरकार से विरोध करने वालों के मानव अधिकारों के हक में बोलना देशद्रोह के बराबर समझा जाता है। इस धारणा का बदलना जरूरी है। मानव अधिकारों के लिए लड़ना हिंसक गुटों का साथ देना नहीं है, देशद्रोह नहीं है। मांग